हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो यूपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ को सॉल्व करने के स्टार्ट किए हैं। उसमें जो टॉपिक चल रहा था प्रेसिडेंट का, उसका आज लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस प्रेसिडेंट वाले टॉपिक को हम लोगों ने 3 पार्ट में कवर करने की कोशिश किया है। थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, यहाँ से सवाल ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। यही रीज़न है कि थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा सवाल होने के कारण इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए थे। तो आज का जो पार्ट 3 है ये इसका लास्ट टॉपिक होगा प्रेसिडेंट का। ओके, तो प्रेसिडेंट के बारे में मैंने जो इसके बेसिक पॉइंट हैं, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लीजिए रेलिवेंट हैं या इम्पॉर्टेंट हैं, उसको मैंने पार्ट 1 में ज़्यादातर कवर कर दिया था। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में ज़्यादातर मैंने इसके सवालों को सॉल्व किया था। थर्ड वाले पार्ट में भी हम लोग उसके सवालों को जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में अब वापस मैं इसको यहाँ पे बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। और आपको अगर इसके कुछ कोर पॉइंट्स या कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को समझना है तो आप इसके पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा। शुरुआती के 15-20 मिनट जो है वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने सवाल को सॉल्व किया था। तो कोई भी अगर आपको प्रेसिडेंट वाले टॉपिक से इशू आए तो आप इसके पार्ट 1 को जाकर देख लीजिए। शुरुआत के 15-20 मिनट भी अगर आप देख लोगे तो वो आपको जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो मैंने वहाँ पे बता रखी है। ओके, कहने का मतलब यही है कि मैं वापस इसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम ये रिपीटिशन होगा। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि टाइम खराब होने की बात तो नहीं है, बट ये रिपीट होगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग आज के सीधे सवाल पे मूव करते हैं। आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर से संबंधित। ओके, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस तो लेता है, लेकिन अभी आगे मैं इसको बताऊंगा कि शुड एक्सेप्ट होता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी कह रहा है इमरजेंसी पावर। ऑप्शन सी कह रहा है कि पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को बताया है आपको कि एक आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसका नंबर है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या कहता है स्टूडेंट? ये कहता है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है बेसिकली कि वे कानून या तथ्य के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन वे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ओके, यानी आर्टिकल 143 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से यानी उच्चतम न्यायालय से एक कह लीजिए कि कानून या तथ्य के प्रश्नों पर परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सलाह मतलब जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट साहब को जो भी सलाह देगा वो उसको एक्सेप्ट करें या ना करें ये उनके विल पावर पर डिपेंड करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो उस चीज़ को बाउंड हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड हैं, बाध्य हैं, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सलाह प्रेसिडेंट को दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी सलाह प्रेसिडेंट साहब को दिया जाएगा वो उस चीज़ को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट शुड एक्सेप्ट, नहीं, शुड एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रेसिडेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में सिर्फ एक ही फर्क है, वहाँ पे शुड एक्सेप्ट होने की बात कर रहा है, नहीं कि उनको मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कि वो कर भी सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट मतलब आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन माफ़ कीजिएगा, सॉरी ये उल्टा हो गया, जस्ट अ मिनट। ये थोड़ा सा पॉइंट मैंने जो आपको बता दिया वो करेक्ट होने की बता दिया है, ये आपका नहीं होगा, जस्ट अ मिनट। ओके, ये आंसर आपका नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, मुझे माफ़ी चाहिए। और इसका पूछा क्या है? इनकरेक्ट। मैं यहाँ पे करेक्ट बता दिया हूँ। ओके, तो इनकरेक्ट के बारे में पूछा है, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर ए है ये शुड एक्सेप्ट वाला नहीं होगा, क्योंकि यही गलत है और यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर पूछा है। मुझे माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके,
रही बात इमरजेंसी प्रोविज़न की, तो इमरजेंसी जो प्रोविज़न है ये बेसिकली देखा जाए तो हमारे संविधान में 3 तरीके की प्रोविज़न इमरजेंसी प्रोविज़न है। तीनों आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी या इसी को प्रेसिडेंट रूल कहते हैं ये है। और आर्टिकल 360 जो है, आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो तीनों आर्टिकल जो है वो बेसिकली इमरजेंसी पावर है हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है किसको, प्रेसिडेंट साहब को। ओके, तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और पावर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ये भी प्रेसिडेंट के ही मतलब पावर के अंतर्गत आता है। तो ये बात भी सही है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो ऑप्शन सी का जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 356 है। ओके, 356 क्या कहता है, ये कहता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में, स्टेट इमरजेंसी या इसी को प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल। तो इसका बी, सी और डी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। लेकिन पूछा क्या है कि वो कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट शुड नॉट एक्सेप्ट मतलब शुड एक्सेप्ट वाला जो ऑप्शन है यानी वो बाउंड नहीं है। यही रीज़न है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा इज अ। ओके, तो जो प्रेसिडेंट के पावर हैं वो कई तरीके के होते हैं। मतलब पावर की बेसिकली अगर बात किया जाए तो प्रेसिडेंट का जो पावर होता है वो कई तरीके का होता है। जैसे कि पहला हो जाएगा आपका मिलिट्री पावर। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मिलिट्री पावर, अब मिलिट्री पावर में क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होते हैं। यानी ये इनके पास ये पावर होती है, इनके पास ये राइट होता है कि राइट टू डिक्लेयर वार और पीस इन द कंट्री। इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो वार को डिक्लेयर करा सकते हैं या पीस को डिक्लेयर करा सकते हैं। ओके, ये रही बात मिलिट्री पावर की। अगर हम लोग इसके इनके अलग दूसरे वाले पावर की बात किया जाए तो वो हो गया आपका एग्जीक्यूटिव पावर। कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव पावर। इसमें क्या होता है, इसमें इनके द्वारा बेसिकली अगर देखा जाए तो लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने वाले लोग हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अटॉर्नी जनरल हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हाई कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस के अलावा जो अलग जज होते हैं उनको भी वहाँ पे वो अपॉइंट कर सकते हैं। यूपीएससी के यानी जिसकी आप तैयारी करते हैं, जिसका आप ख्वाब पाल के रखे हैं, उनके जो चेयरमैन होते हैं, उनके जो मेंबर होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जो अलग दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ये अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर को अपॉइंट करते हैं। जो बाहर रहने वाले डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ के जो कमीशन होते हैं उसके चेयरमैन एंड इसके साथ साथ उसके मेंबर को अपॉइंट करते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट की बात कर लीजिए तो जो गवर्नर होते हैं हर राज्य में उनको अपॉइंट करते हैं। जो यूटीज़ यानी यूनियन टेरिटरीज होती हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर को यही अपॉइंट करते हैं। यूनियन टेरिटरी के जो चीफ कमिश्नर होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर होते हैं या उनके चेयरमैन होते हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। और रही बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं उनको भी यही अपॉइंट करते हैं। और ये जितना भी मैंने पॉइंट या अपॉइंटमेंट आपको बताया ये सब एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है। किसके, राष्ट्रपति के। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इनका जो तीसरा जो है वो लेजिस्लेटिव पावर हो जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर की अगर हम लोग बात करें तो विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट नो सेंट्रल बिल कैन बी लॉ। यानी जब भी आप कोई बिल को पेश करते हैं पार्लियामेंट में, चाहे अपर हाउस या लोअर हाउस यानी लोकसभा एंड राज्यसभा की अगर आप बात कर लीजिए, तो आप जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन या अपना एसेंट नहीं देते थे तब तक वो बिल जो है लॉ नहीं बन सकता है। और इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात किया जाए तो ही कैन समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोग द हाउस ऑफ एंड में डिजॉल्व द लोकसभा। तो जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ ये सारा जब पार्लियामेंट वाला टॉपिक हम लोग करेंगे तो वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा टर्म। मैं आपको टर्म बता दे रहा हूँ लेकिन इसको डिटेल अभी नहीं बताऊँगा, मैं पार्लियामेंट वाले टॉपिक में आपको बता दूंगा। समन, इसके अलावा हो गया आपका प्रोरोग, इसके अलावा हो गया आपका डिजॉल्व।
ये तीनों पॉइंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर आपको सवाल देखने को मिलेगा। ये पार्लियामेंट का बेसिकली टॉपिक है, लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब की लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत और देखा जाए तो प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं। ओके, ये आर्टिकल 123 कहता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत देखा जाए तो ही में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस, यानी ज्वाइंट सिटिंग की बात कर लिया जाए। ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा, ये भी बात है। इसके अलावा 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा के लिए पहले अपॉइंट किए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है। ये प्रोविज़न अब खत्म कर दिया गया है। कौन सा प्रोविज़न? कि जो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा के लिए अपॉइंट किए जाते थे, उनको अब आज के समय में देखा जाए तो वो खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें चौथे पॉइंट की तरफ, तो वो आपका जुडिशियल पावर हो जाएगा। जुडिशियल पावर, जुडिशियल पावर में क्या आएगा? तो जुडिशियल पावर में बेसिकली अगर देखा जाए तो ही कैन इवन फॉरगिव समवंस कैपिटल पनिशमेंट, यानी किसी दोषी को या जिसको मृत्युदंड मिला है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, उसे वो आप कह लीजिए कि मतलब फॉरगिव यानी उसे माफ़ कर सकते हैं। जो कि हमारे सवाल में पूछा है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा इज, तो अगर ये देखा जाए तो किस कैटेगरी में आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल पावर की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल की अगर बात किया जाए तो ये जुडिशियल पावर के अंतर्गत आएगा। लेजिस्लेटिव मैंने आपको बता ही दिया, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा 1-2 पावर और आप जान लीजिए, मैं यहीं पे मेंशन ही कर दे रहा हूँ आपके सामने ही। तो बेसिकली जो इसका 5वां पॉइंट अगर आप देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रिशनरी पावर। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? तो जो व्हेन एनी पार्टी डजंट हैव क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, या कोई न्यू प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब इन केस ऑफ द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर डेथ, या नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द रूलिंग कैबिनेट। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं वो वर्क किसके बेस पे करते हैं? तो एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन जब कोई पार्टी, मान लीजिए चुनाव हुआ, कोई पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में नहीं आई है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी एक मेंबर को, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, उस पार्टी के किसी एक मेंबर को बुला करके वो प्राइम मिनिस्टर घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर मतलब हैं, और उनकी अचानक डेथ हो गई, तो वो प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, जिसके बेस पे वो बुला के किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर किसी रूलिंग कैबिनेट यानी किसी पार्टी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, तो ये भी इसी पावर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसके छठे पावर की बात किया जाए तो वो आपका हो जाएगा इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर के बारे में मैंने आपको बताया कि 3 तरीके की पावर आपको दी गई है। आर्टिकल 352 के तहत दिया गया है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत दिया गया है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 360 के अंतर्गत दिया गया है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो ये कुछ इमरजेंसीज हैं और इसका भी एक सेपरेट टॉपिक है। इमरजेंसी जब हम लोग प्रोविजंस देखेंगे तब वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इतना बेसिक आइडिया लगाते चलिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल, क्योंकि यूपी पीसीएस की बड़ी खासियत ये है कि आर्टिकल देखिए ये मैच कराने को दे देता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इनके 7वें पावर की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा वीटो पावर। वीटो पावर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वीटो पावर 3 तरीके का होता है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। तो यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली ये 3 तरीके का मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो। तो ये कुछ इमरजेंसी या मतलब माफ़ कीजिएगा, इसमें कुछ पावर हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहब को मिले हुए हैं और मतलब इनमें अलग अलग प्रोविजंस हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन है, ये आपके ये प्रेसिडेंट साहब की जुडिशियल पावर के अंतर्गत आते हैं। यानी आप अगर कहा जाए तो आर्टिकल 72 एक है हमारे संविधान में, आर्टिकल 72, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 72 के तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी के लिए उसके दोष को हटाए गए व्यक्ति को क्षमादान दिया जा सकता है, उसको सजा में छोड़ दिया जा सकता है, उसको आराम दिया जा सकता है, उसको सजा में कमी देने या सजा को निलंबित करने, उसको माफ़ करने या कम करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है और यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। तो जो इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी को माफ़ करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग अगले सवाल पे मूव करते हैं।
अगला सवाल है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इनमें से कह रहा है बेसिकली कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रियल एंड पॉपुलर। रियल पावर जो है स्टूडेंट हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना कि प्रेसिडेंट के पास है। यानी हमारे देश में जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मूव करती है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। और जो नॉमिनल पावर है, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। नाम मात्र की जो पावर है वो प्रेसिडेंट साहब के साथ होती है, यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। ओके, लोकप्रिय यानी पॉपुलर होने का मतलब ये है कि जब भी कोई चुनाव होता है उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी या सबसे लोकप्रिय पार्टी बन के उभरती है, जिसके पास मेजॉरिटी होती है, उसके किसी एक नेता को पकड़ के मतलब प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। होता बेसिकली यही है कि जो उसका सबसे पॉपुलर पार्टी होती है उसके जो एक मेंबर को, जैसे आज के समय में देखा जाए तो मोदी जी हैं, मोदी जी अपने बीजेपी पार्टी के सबसे पॉपुलर नेता में से एक हैं। तो मोदी जी बेसिकली उनको प्राइम मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उनके पास रियल पावर है। इसके साथ साथ वो देखा जाए तो चुनाव में सबसे मेजॉरिटी पार्टी के रूप में मतलब बन के उभरते हैं। बीजेपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट पाती है या सबसे ज़्यादा सीट पाती है। ये रीज़न है कि बीजेपी के मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। तो ये पॉपुलर के कैंसिल में आया। तो पहला ऑप्शन आपका जो है, पहला स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, यानी ये गलत है अगर, तो आपका यहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। और स्टेटमेंट दो क्या कह रहा है कि टिटुलर या फॉर्मल एंड D0। तो पहले इसका मतलब समझते हैं कि टिटुलर का मतलब होता क्या है। टिटुलर या इसी को हम लोग फॉर्मल भी कहते हैं। टिटुलर का मतलब होता क्या है स्टूडेंट, अगर ये देखा जाए तो इसका अर्थ ऐसी सत्ता या ऐसे पद से है जो कि नाम मात्र का हो लेकिन उसके पास रियल पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, कहने का मतलब है कि टिटुलर का मतलब ये होता है कि ऐसी सत्ता या ऐसी पोस्ट या ऐसा पद जो कि नाम मात्र का है, यानी उसके पास रियल पावर ना हो। पद तो होता है लेकिन असली निर्णय लेने की शक्ति किसी और के पास होती है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टिटुलर अथॉरिटी। ओके, और D0 का मतलब होता है, D0 मैं आपको ये भी बता देता हूँ। D0 का मतलब होता है कि कानून के अनुसार, यानी बाय लॉ। D0 का मतलब होता है बाय लॉ या लीगली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ कानूनी रूप से मान्य यानी लीगली वैलिड हो तो उसे D0 कहा जाता है, चाहे व्यवहार में कुछ और हो रहा हो। ओके, कहने का मतलब है कि जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो एक तरीके से D0 है। ओके, क्योंकि ये लीगली वैलिड तो है बट रियल पावर इनके पास नहीं होता। एक टर्म यहाँ पे नहीं दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक टर्म और आप लोग जानते रहिएगा। D0 के अलावा डी फैक्टो, ये टर्म का मतलब होता है कि वास्तव में, यानी इन फैक्ट या इन प्रैक्टिस। ओके, इन फैक्ट या इन प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं D0। इसका मतलब होता है वास्तव में, यानी जब कोई शक्ति या स्थिति व्यवहार में वास्तविक रूप से मौजूद हो, भले ही वह कानून में स्पष्ट रूप से न लिखी गई हो, उसे डी फैक्टो कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आज के केस में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया PM। ओके, तो पीएम का जो पद है वो डी फैक्टो की कैटेगरी में आता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट का पद है वो D0 की कैटेगरी में आता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या कह रहा है, टिटुलर, फॉर्मल एंड D0। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल एंड नॉमिनल। नॉमिनल तो प्रेसिडेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में ही सवाल पूछा है, तो नॉमिनल तो होते हैं लेकिन पॉलिटिकल नहीं होते क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं होते। उनके पास कोई ऑफिशियल मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता कि उनके पास कोई वो किसी चीज़ के मेंबर होते हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उस समय उनको लोकसभा के मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वो रखनी होती है, लेकिन वो फाइनली किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं। ओके, तो ये भी आपका स्टेटमेंट चला गया। और स्टेटमेंट 4 क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल। आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 यही तो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अगर आर्टिकल उनसे जुड़ गया यानी उस पद से जुड़ गया तो बेसिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे हैं। इसके अलावा वो नॉमिनल भी होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो स्टेटमेंट 4 है ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर आपकी बताना चाहिए तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर मतलब माफ कीजिएगा स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 4 यानी ऑप्शन नंबर D। तो इसका 2 और 4 जो है वो करेक्ट है लेकिन बाकी दोनों जो है वो गलत है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D।
अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इसके कहने का मतलब है कि ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा विशेषाधिकार नहीं है। सॉरी। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ऑप्शन बी कह रहा है रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, डिसॉल्विंग द लोकसभा एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो सवाल क्या कह रहा है कि नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कौन सा विशेषाधिकार नहीं है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये बात तो सही है। ये डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, ये बात भी सही है, क्योंकि ये राज्यसभा को डिसॉल्व इसलिए नहीं कर सकते कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, परमानेंट हाउस है। ओके, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा हर 5 साल में बदल जाता है, क्योंकि चुनाव जब भी होते हैं वो लोकसभा के लिए होते हैं। राज्यसभा एक ऐसी बॉडी है जो कि कभी खत्म नहीं होती, उसके 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। ओके, यानी वो राज्यसभा के केस में अगर देखा जाए तो वो डिसॉल्व होने की सिचुएशन उसमें नहीं आती, क्योंकि वो एक परमानेंट बॉडी होती है। लेकिन लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है, और कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। ये बात सही है, यानी सी और डी जो है इसके करेक्ट है। पूछा क्या है यहाँ पे, नॉट करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कि रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है कि रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल, तो हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल हमारे संविधान में आर्टिकल 111 जो है वो क्या कहता है, उसके तहत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है वो फाइनेंस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। लेकिन यहाँ पे लिखा है रिटर्निंग अ फाइनेंशियल बिल फॉर रिकंसिडरेशन, तो ऐसा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यही आपका गलत है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये कह रहा है कि हु हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल एरिया। यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक शक्ति किसके पास होती है, तो ये पावर होता है हमारे देश के राष्ट्रपति को। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। यानी हमारे देश में ये पावर है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास। यह प्रावधान जो है, यानी ये जो बात कही गई है, ये हमारे संविधान के 5th शेड्यूल में ये बात कही गई है, 5th शेड्यूल में। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट, ये बेसिकली अगर देखा जाए इसी से मिलता जुलता सवाल 2025 के प्रीलिम्स में पूछा है। सवाल क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम बिगिनिंग। यानी शुरुआत से, इन चारों ऑप्शन में शुरुआत से लेके बाद में जो भी एक क्रम था, यानी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में कौन कौन से प्रेसिडेंट बने हैं उनकी बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है सी राजगोपालाचारी। पहला पॉइंट तो ये समझिए कि सी राजगोपालाचारी कभी प्रेसिडेंट रहे ही नहीं है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये और ये दोनों तो चला गया, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी नहीं होगा। ओके, क्योंकि सी राजगोपालाचारी इस देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। ओके, तो अब बाकी 2 ऑप्शन बचे हैं। राजेंद्र प्रसाद बने हैं, बिल्कुल सही बात है, पहले बने थे। इस देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, सेकंड थे। इसके बाद वीवी गिरी की अगर बात किया जाए तो वीवी गिरी साहब जो थे वो 4th थे, और जाकिर हुसैन की बात किया जाए तो ये तीसरे थे। ओके, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि उल्टा क्रम दे दिया गया है। यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद पहले थे, बात सही है, राधाकृष्णन सेकंड थे, सही बात है, जाकिर हुसैन तीसरे थे, ये बात भी सही है, और वीवी गिरी चौथे थे। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है, शुरुआत से लेके बाद में होते हुए। ओके, तो मैं जस्ट आपको क्विकली बता देता हूँ, ऐसे ही आप इसको गूगल कर लीजिएगा। जो पहले देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सॉरी। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने सेकंड, जाकिर हुसैन जी तीसरे थे, वीवी गिरी जी चौथे थे, पांचवें थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद, छठवें थे आपके नीलम संजीव रेड्डी, जो कि अनअपोज्ड आज तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में इकलौते ऐसे राष्ट्रपति जो कि सबसे यंगेस्ट थे, और ये अनअपोज्ड यानी सर्वसम्मति से इनको चुना गया था। कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ये 2 बार पीसीएस में पूछ चुका है। ओके, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह थे, फिर आर वेंकट रमन थे, फिर शंकर दयाल शर्मा जी थे, फिर के आर नारायणन थे, फिर अब्दुल कलाम जी थे,
फिर प्रतिभा पाटिल जी थी, जो कि इस देश की इकलौती, मतलब इकलौती इन द सेंस ये कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अभी करंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो सेकंड महिला थी, ओके, सेकंड महिला हैं, ओके, अभी वो इस पद पे मतलब बनी हुई हैं, तो वो सेकंड महिला हैं भारत की जो कि इस पद पर सुशोभित हुई हैं। इसके बाद प्रणब मुखर्जी जी बने थे, फिर रामनाथ कोविंद जी बने थे, फिर द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी, माफ कीजिएगा, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चौथे कौन थे, ओके, सर वीवी गिरी या राधा कृष्णन जी या डॉक्टर जाकिर हुसैन या फखरुद्दीन अहमद अली। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर राधा कृष्णन जी की अगर हम लोग बात करें तो राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी सेकंड थे, ये सेकंड थे। तो पूछा क्या है, चौथा, तो ये तो नहीं होंगे। फखरुद्दीन अली अहमद की अगर बात किया जाए तो ये आपके पांचवे थे, फिफ्थ थे, ओके, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर बात किया जाए तो ये तीसरे थे, तो ये भी नहीं होगा। तो एक आंसर बचा है, वो बचा है आपका पहला ऑप्शन, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, ओके। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिनिमसली, ओके, कहने का मतलब है कि सर्वसम्मति से। अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया कि भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है, और वो डॉक्टर संजीवा रेड्डी जी, जो कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने थे। ये इन्हें अनअपोज्ड, यानी आप कह लीजिए कि यूनानिमसली इनको सर्वसम्मति से चुन लिया गया था, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, ओके। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संजीवा रेड्डी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट की, दो लिस्ट दे रखा है, एक तरफ प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उनके टर्म की बात कर रहा है, तो उनको मैच कराने की बात कर रहा है। ये 2013 के मेंस में लोअर के पूछा हुआ है, ओके। एक एक करके देख लेते हैं। फखरुद्दीन अहमद अली की हम लोग अगर बात करें तो फखरुद्दीन अहमद अली जो थे वो इस देश के पांचवें राष्ट्रपति थे, फिफ्थ थे, ओके। संजीवा रेड्डी की अगर बात किया जाए तो इनके बाद ये आए थे, यानी ये छठवें नंबर के थे। इसके बाद वीवी गिरी की बात करें तो पिछले सवाल में भी हम लोगों ने देखा ये चौथे थे, और जाकिर हुसैन साहब जो थे वो तीसरे थे। अगर आपको ये ईयर नहीं याद है, तब भी अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब बने थे, तो जो ईयर सबसे पहले आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 1967 से 1969 तक। तो अगर मैं सी को 4 से मैच करा दूं, तो आपका करेक्टली आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम मैच कराएं तो वीवी गिरी साहब इसके बाद आए होंगे, तो वीवी गिरी साहब पहले नंबर से मैच करा देते हैं। इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद जी आए थे जो कि 1974 में बने थे, और संजीवा रेड्डी जी इस लिस्ट में सबसे बाद में है, तो सबसे बाद वाला जो ईयर है, टर्म है, जो उनसे मैच करा दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि हु ऑफ द फॉलोइंग बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ये डायरेक्टली भारत के राष्ट्रपति बने थे। बाकी डॉक्टर राधा कृष्णन जी का अगर बात किया जाए तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे। फिर जाकिर हुसैन दूसरे बने थे, और वेंकट रमन की अगर बात किया जाए, आर वेंकट रमन की बात किया जाए तो ये 7वें बने थे, ओके। ये 7th उपराष्ट्रपति बने थे, ये 2nd बने थे, और ये जो है ये 1st बने थे। लेकिन संजीवा रेड्डी जी कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी जी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। ये भारत के 6वें प्रेसिडेंट बने थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से नंबर पे थे, ये 6th पे, ओके। इसके अलावा नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार 2 टाइम्स लोकसभा के स्पीकर भी बने थे। लोकसभा स्पीकर, ओके, 2 बार बने थे, ओके। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी जी जो हैं, ऑप्शन नंबर डी, वो भारत के 2 बार, मतलब भारत के नहीं, लोकसभा के बेसिकली 2 बार स्पीकर भी बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीवा रेड्डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज नोन एज द फिलोसफर किंग या फिलोसफर रूलर। तो भारत के इतिहास में देखा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को फिलोसफर किंग या फिलोसफर रूलर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को फिलोसफर किंग या फिलोसफर रूलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट। यानी इनमें से कौन से राष्ट्रपति जो हैं वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के जो चौथे राष्ट्रपति थे उनका नाम था वी गिरी। वी गिरी जी जो हैं वो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए थे। ये भारत के 4th नंबर यानी चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। और इनके अलावा ही वॉज आल्सो द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पे ये टर्म का जिक्र होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, इसके बाद इसके 2 बार ये चेयरमैन बने थे। कौन? डॉक्टर माफ़ कीजिएगा वी गिरी साहब। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हुआ यूँ था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जब मृत्यु हो गया था, वो ऑफिस में थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। बेसिकली जब वो राष्ट्रपति थे इस देश के, उसी पोस्ट के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय एक जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी से उन्होंने भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था। एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, ना कि ये वास्तव में रियल प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट का कार्यभार इन्होंने संभाला था। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का डेथ हो गया तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अगर उस समय उपराष्ट्रपति जी नहीं मौजूद हैं तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, एक्टिंग राष्ट्रपति। और अगर वो भी नहीं अवेलेबल हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को आप कह लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो हुआ यही था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी ऑफिस में रहते हुए, तो उस समय कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे होंगे। यही रीज़न है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय थे डॉक्टर जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिस्टर प्रतिभा पाटिल मिसेस प्रतिभा पाटिल माफ़ कीजिएगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो इनके नंबर की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो कह लीजिए कि प्रतिभा पाटिल जी थी वो भारत की 12वीं यानी 12th प्रेसिडेंट बनी थी। ओके, अगर टेन्योर के बेस पे देखा जाए तो 14 थी, लेकिन नंबर के बेस पे देखा जाए अगर बेसिकली तो ये 12वीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ बिहार। तो इनमें जो ऑप्शन दे रखा है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे वो बिहार के गवर्नर के रूप में भी काम किया था इन्होंने, और ये आगे चल करके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी काम किया था, और फाइनली ये इस देश के राष्ट्रपति भी बने थे। यानी गवर्नर ऑफ बिहार थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, और फाइनली चल करके ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और ये प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 13 मई 1967 से ये 3 मई 1969 तक बने थे, क्योंकि 3 मई 1969 को ही इनका डेथ हो गया था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें एक ऑप्शन और दिया होता रामनाथ कोविंद जी का, तो वो भी बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए थे। ओके, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाई, यानी जो आज के समय में राष्ट्रपति भवन है उसको कौन डिज़ाइन किया था? तो उसको डिज़ाइन करने वाले थे, उनका नाम था बेसिकली डिज़ाइनर, तो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, ब्रिटिश आर्किटेक्ट, उनका नाम था एडविन लुटेंस।
एडविन लुटियंस द्वारा जो आज का राष्ट्रपति भवन है उसको डिज़ाइन किया गया था। 1947 तक उसमें वायसराय रहते थे, इसलिए उसको वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। और उसमें भारत के सबसे पहले रहने वाले व्यक्ति का अगर नाम बताया जाए तो सी राजगोपालाचारी थे, जो कि उस सरकारी भवन में रहने वाले पहले भारतीय बने थे। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, आपको कुछ इतना इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जिसका जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो भी सवाल आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ उसके जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।